हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता है एनसीएफ 2005 से कोई क्वेश्चन किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में एक बार भी मिस हुआ हो। देखिए, एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये जो है ये एक विजन डॉक्यूमेंट है। अब इसकी थोड़ी सी पहले मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि क्या है। देखिए, 1993 में प्रोफेसर यशपाल ने एक कमेटी बनाई। प्रोफेसर यशपाल कमेटी इसको नाम दिया गया क्योंकि वही इसके अध्यक्ष थे, वो ही इसके हेड थे, तो इसलिए इस कमेटी का नाम क्या पड़ गया, यशपाल कमेटी। इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। तो 1993 यानी 1993 में ये एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, उसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आगे चलते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने एक टास्क दिया एनसीईआरटी को। अब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी क्या है? देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का नाम सभी ने सुना है। ठीक है, तो इसी ने इसको एक एनसीईआरटी को टास्क दिया और उन्होंने बताया कि एक नया एनसीएफ आप बनाओ, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक नया तैयार करो जिसमें सभी तथ्यों पर बात हो। ठीक है, एकदम एक ऐसा यूनिक डॉक्यूमेंट आपको बना के देना है, एक ऐसी समरी आपको बना के देनी है जिसमें एजुकेशन फील्ड में हम बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, उनके एजुकेशन में सुधार ला सकें, उनके अंदर एक चेंज ला सकें। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब इन्होंने मीटिंग करी तो 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए। तो उसमें उन ग्रुप्स में क्या था, देखो 21 ग्रुप्स कैसे कैसे थे, जैसे कि मैथ्स में क्या अच्छा हो सकता है, इंग्लिश में और क्या अच्छा हो सकता है, या फिर क्राफ्ट में क्या अच्छा हो सकता है, स्पोर्ट्स में और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एक एजुकेशन बच्चों की होनी चाहिए। इन्होंने इस तरीके से हर चीज़ पर, हर पहलू पर नज़र डाली और ये बच्चों के पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होने पर इन्होंने नज़र की और इसी तरीके से इन्होंने 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए। अब ये जो 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स थे, इनको ही समराइज कर दिया गया। इनको समराइज कर दिया गया, तब एक डॉक्यूमेंट, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसे हम कहते हैं एनसीएफ। ठीक है, तो वो एक विजन डॉक्यूमेंट है जो हर पहलू पर नज़र रखता है। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में ये बताता है। और ये 21 ग्रुप जो थे, 21 नेशनल ग्रुप, इनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैंने बता दिया कि ये समराइज रिपोर्ट है एक 21 फोकस ग्रुप की, जिन्होंने अलग अलग अपनी तथ्य दिए, अपने अलग अलग विचार इसमें डाले और फिर उनके ऊपर पूरी रिसर्च होने के बाद ये एक पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसमें सब कुछ है। बच्चे के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये तैयार किया गया। अब देखिए होता क्या है, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए। देखिए, इसमें ये नहीं कि 2-4 लोगों ने बना दी रिपोर्ट और हो गया एनसीएफ तैयार। इसमें हर फील्ड का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था। जैसे अध्यक्षता तो आपको पता ही चल गई कि प्रोफेसर यशपाल के हाथ में इसकी अध्यक्षता थी। अब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए वो थे, भाई जो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो किसी स्पोर्ट्स पर्सन की हेल्प ली गई। जिस फील्ड में जो व्यक्ति अच्छा था, जैसे एक्सपेरिमेंट्स कराने के लिए बच्चों के साइंस में कैसे पढ़ाएं, साइंस को कैसे इसमें और अच्छा हम कर सकते हैं, बच्चे कैसे करके सीख सकते हैं, करके सीखने पर जोर दिया गया। रट्टाफिकेशन को इसमें नहीं जगह दी गई। बोला गया रोड लर्निंग बिल्कुल ख़राब चीज़ है, इसे हटाया जाए। ठीक है, रोड लर्निंग सबसे ख़राब चीज़ है, इसे हटाया जाए, इस पर जोर दिया गया। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए एनसीएफ, मतलब ऐसी पूरी एक रिपोर्ट तैयार की गई। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को इसमें, मतलब आसपास के रीजनल लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया। अब देखिए, जो ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जब एनसीईआरटी को ये मतलब टास्क दिया गया, एनसीईआरटी को टास्क दिया तो ये अप्रूवल मिला फिर इसको।
ठीक है, एनसीईआरटी को ये टास्क दिया, फिर इतनी सारे मतलब ग्रुप्स बने, फिर उनका एक पूरा एक समराइज करके एक रिपोर्ट तैयार की गई, एक पूरा डॉक्यूमेंट बना, तो वो था एनसीएफ। अब इस एनसीएफ को अप्रूवल मिला। अप्रूवल किससे मिला? CABE से। अब CABE क्या है भाई? ये है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपको लाइन याद करनी है और ये आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना है कि अप्रूवल कब मिला। तो ये अप्रूवल मिला 7 दिसंबर 2005 को। आपका पूरा एनसीएफ तैयार हो गया, इसको अप्रूवल मिल गया। और किसके द्वारा अप्रूवल मिला? अप्रूवल मिला सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे एनसीएफ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। देखिए सबसे पहले तो बच्चे केवल अपने स्कूल में ही सीमित ना रहे। भाई बच्चा स्कूल जाता है, फिर घर जाता है, फिर स्कूल, फिर घर, तो वो ही उसकी लाइफ ना रह जाए। उसको क्या करना है उस केस में? उसको बाहर की दुनिया, अपने आसपास के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसको इंटर रिलेट करना है खुद को बाहर की दुनिया से। ठीक है, उसको केवल स्कूल में ही सीमित नहीं रह जाना, घर में ही सीमित नहीं रह जाना। अपने आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसको उसकी अवेयरनेस ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, इसको रोट लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि रटने से कोई ज्ञान नहीं बढ़ता और ना ही हम आगे जाते हैं। हमारी नॉलेज हमारे साथ जाती है। रटना, आप आज रट लोगे कल भूल जाओगे, ये बात सबके लिए है। पहले टीचर्स क्या करते थे? टेस्ट लेना है भाई, कल लर्न करके आओगे ये चैप्टर। तो ये कोई पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई वो होती है जिसमें आप समझते हो कि टीचर ने कुछ पढ़ाया है, उसको आपके विचार क्या है उसके ऊपर आप कैसा थिंकिंग करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि उसको रट लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले जब कभी हम भी छोटे थे तो हम भी रटते थे। आपने भी ये चीज़ें करी होंगी जब टीचर्स हमें मतलब याद करने के लिए दे देते थे कि भाई तुम्हारा कल टेस्ट है और कल ये चीज़ें तुम्हें कल याद करके आनी है, तो हम भी रटते थे, हम लर्न करके जाते थे, अगले दिन अपने टीचर को सुनाते थे, तो हमें बहुत अच्छा फील होता था कि अरे भाई हम टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं और हम अच्छा याद कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ बिल्कुल गलत है। रटना, याद करके एज इट इज़ वहाँ लिख देना, ये कोई मतलब नॉलेज नहीं दिखाता। आपकी नॉलेज होती है आप किस तरीके से उस पर थिंकिंग कर रहे हो, आप कैसे अपने विचार दे रहे हो उस चीज़ पे, है ना। तो रोट लर्निंग इज़ नॉट द गुड थिंग। रोट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है? हमें टेक्स्ट बुक से भी बाहर जाना है कुछ क्या। हालांकि टेक्स्ट बुक इम्पॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ में, उसकी नॉलेज बढ़ती है टेक्स्ट बुक पढ़ने से। ऐसा नहीं मान सकते कि टेक्स्ट बुक इज़ एवरीथिंग, कि सब कुछ टेक्स्ट बुक है, ऐसा आप नहीं कह सकते। टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड भी आपको जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। बच्चे को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक भी बच्चे को जाना है, देखना है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस वो कर रहा है, क्या वो सीख रहा है, कैसी थिंकिंग वो रख रहा है, या लर्निंग बाय डूइंग से उसने क्या सीखा, अपनी एक्सपीरियंसेस से वो कैसे सीख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब देखिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। देखिए आपने देखा होगा एक बच्चा कोई ऐसा है जो थोड़ा मतलब देर में लिखता है, थोड़ा सा उसका जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। वो एक बच्चा है जो बहुत फटाफट लिखता है, उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है और वो बहुत जल्दी सब कुछ कर लेता है। लेकिन एक बच्चा बेचारा नहीं कर पाता और वो थोड़ा सा दिमागी रूप से भी वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है, लेकिन अगर वो कोशिश करे तो वो कर सकता है, वो अच्छा कर सकता है। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या है कि 3 घंटे का पेपर है, आपको 3 घंटे में ख़त्म करना है। 3 घंटे से पहले ना कोई बच्चा क्लास से बाहर जा सकता और ना ही मतलब उसको क्लास में बैठना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा है, अब एक बच्चा ऐसा है जो मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत थोड़ा लेट लिखता है और थोड़ा सा दिमागी रूप से वो अच्छे से विकसित नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दो कि मैं 1-2 सवाल और मैं कर लूँ, तो टीचर उसका क्वेश्चन पेपर छीनता है, क्योंकि टीचर की भी इसमें मैं गलती नहीं मानती। तो जो रूल्स हैं वो तो टीचर फॉलो करेगा ही, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा दिमागी रूप से विकसित नहीं है तो आई थिंक उसको 3.5 घंटे देने चाहिए। अगर 3 घंटे का पेपर है उसको आधा घंटा फालतू मिलना चाहिए।
अगर कोई बच्चा जल्दी एग्ज़ाम कर लेता है, जैसे 2.5 घंटे में उसने पेपर कंप्लीट कर लिया, तो उसको अलाउ करना चाहिए कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो थोड़ा सा बाउंडेशंस हैं, अगर ये चीज़ें हट जाएं। अब क्वेश्चन पेपर भी कैसे बनाते हैं टीचर, जो रटने वाले हों, सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लेंगे, उसके बाद बच्चों की थिंकिंग वहाँ कोई चेक नहीं होती। बच्चा याद करके गया और डेफिनेशन एज इट इज़ लिख दी, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे ही करके कुछ भी लिख दिया, और रीजनिंग वाले क्वेश्चन कम मिलते हैं। फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, फैक्ट्स पे काम होता है, और जो फैक्ट है वो बच्चा एज इट इज़ लिखेगा, फैक्ट को तो आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो मोस्टली क्वेश्चन पेपर इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं जो टीचर्स ही करते हैं। तो ये चीज़ें हमारा जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसमें थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मोशन के बारे में। आप फिज़िक्स का चैप्टर है मोशन, अब टीचर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिफाइन मोशन, तो बच्चे ने लिख दिया अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट एंड इट चेंजेस इट्स इनिशियल पोजीशन एंड गेट इट्स फाइनल पोजीशन। तो ये चीज़ें किताब की रटी रटाई लाइन उसने लिख दी, ठीक है, उसने एक्सपीरियंस क्या किया इस चीज़ से। अब अगर टीचर पूछे, अगर मतलब टीचर इस क्वेश्चन को सीधा थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ ले और वो रीजनिंग वाला क्वेश्चन बना दे कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी, तो क्या होगा कि मतलब अगर कोई बाहर से कोई बल उस पर लगा रहे हैं किसी वस्तु पे, तो क्या होगा भाई। अगर बच्चे को आता होगा, अगर रटने वाला बच्चा नहीं होगा तो वो उसे कर देगा, है ना। तो इस टाइप का घुमा के क्वेश्चन पूछो। सीधा सीधा अगर आपने डिफाइन मोशन लिख दिया या एग्जाम्पल लिख दिया कि इसकी एग्जाम्पल दे दो, तो थोड़ा सा पैटर्न या क्वेश्चन पूछने का तरीका टीचर्स को बदलना चाहिए, है ना। तो इसमें तो एनसीएफ इसी की बात पे मतलब जो हमारा एनसीएफ है वो इस चीज़ पर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें भी ये चीज़ें लिखी हैं कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म, यानी कि इसको पूरा फ्लैक्सिबल बनाओ, इट शुड बी फ्लैक्सिबल, होना भी चाहिए फ्लैक्सिबल, ठीक है। दूसरी चीज़ डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। देखो डेमोक्रेसी अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर जगह देखने को नहीं मिलता, और डेमोक्रेसी तो सभी को पता है ना। तो डेमोक्रेसी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आप देखते ही हैं देश में है कि नहीं है। तो देखो प्रमोट करना चाहिए डेमोक्रेसी को, अगर करोगे तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं होगा तो भाई कहने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट काफ़ी चीज़ों में देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पे नहीं देखने को मिलती ये चीज़। तो अगर पूरी तरीके से फॉलो की जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं।